हेलो फ्रेंड्स, यूर टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए बाल विकास की प्रिपरेशन करेंगे। पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं मैथ्स और साइंस के लिए, तो आज आप यहाँ पर देखेंगे बाल विकास। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोज़ जब भी मैं डालती हूँ तो आपको मिलती रहे। तो बाल विकास में सबसे पहला अगर हमने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास जो है उसकी अवधारणा क्या होती है और इसका अधिगम से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। विकास की अवधारणा जो है वो विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक का जब विकास होता है तो उसमें हर तरह से उसका विकास होता है। शारीरिक भी होता है, संज्ञानात्मक होता है, भाषा वो नई नई सीखता है, संवेगात्मक होता है और सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि वो समाज में रहता है तो समाज में नई नई चीज़ें सीखता है और उसका विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। उसमें आदतें हमारी पता चलती हैं, उससे हमारा स्वभाव भी हमारा विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तो वैसे बाल विकास से अगर हम देखें कि तात्पर्य क्या है, तो बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व उसके गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जब वो बच्चा गर्भ में आता है, एक माँ के गर्भ में जब वो आता है, तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये भी पूरा बाल विकास के अंदर आता है। और बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ये भी हम बाल विकास में ही देखते हैं, क्योंकि अलग अलग उसकी अवस्थाएं होती हैं। शेषावस्था, बाल्यावस्था जैसे मैंने बताया, तो वैसे अवस्थाएं होती हैं, तो आयु के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो भी बाल विकास में पढ़ा जाता है। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, ये भी हम देखते हैं। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है, ये सब हम देखेंगे किसमें, विकास की अवधारणा। ये सारी विकास की ही अवधारणा है। इसमें ये भी देखा जाता है कि बालक की रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, उसका व्यक्तित्व और गुणों का भी जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका अध्ययन भी विकास की अवधारणा में आता है। उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है मानव विकास की अवस्थाएं। अभी मैंने बताया कि विकास हो रहा है, तो विकास में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अब हम देखेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाता है। एक सीमा होती है, जैसे कि हमने देखा होगा कि एक शारीरिक विकास कब तक होता है, 17-18 तक। उसके बाद उसकी हाइट, हर चीज़ रुक जाती है। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है।
इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न होता है। आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से जन्म तक, तो ये जो 9 महीने का जो पीरियड होता है वो गर्भावस्था कहलाता है। फिर हम देखेंगे शेषवावस्था। शेषवावस्था में क्या होता है, जब बच्चे ने जन्म लिया तब से 5 वर्ष तक, वो होता है शेषवावस्था। फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। तब तक बच्चा बालक कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाती है। और फिर हम 4th देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है एज। युवावस्था। युवावस्था मतलब 18 वर्ष से 18 से 25 वर्ष तक। 18 से 25 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, युवावस्था। अब उसके बाद प्रौढ़ावस्था। इसके बाद देखेंगे प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक के लोग क्या कहलाते हैं, प्रौढ़ावस्था। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक, 55 वर्ष के बाद से उनका क्या लगने लगता है, वृद्धावस्था ही कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अगर इस तरह से अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित चार अवस्थाओं के अंतर्गत ही करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है शेषावस्था। शेषावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक, अधिकतर विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि शेषावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। वयस्कावस्था। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो अधिकतर विद्वान क्या है, ये 4 ही अवस्थाओं को मानते हैं। लेकिन जो मैंने पहले बताया आपको 7 अवस्थाएं बताई थी, वो भारतीय मनीषियों के अंतर्गत होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं शेषावस्था। शेषावस्था में सबसे पहले हम एक एक डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं अब शेषावस्था। शेषावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शेषावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इस काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे, जब हम जो भी चीज़ें बोलते हैं, हम बोलते हैं मम्मा, वो मम्मा बोलता है, हम पापा बोलते हैं, वो पापा बोलता है, तो जो हम बोलते हैं वो रिपीट करता है, दोहराता है, तभी से वो जो भी भाषा है वो सीखता है। अगर हम उसको तब जन्म से ही इंग्लिश सिखाएंगे तो वो इंग्लिश सीखेगा, जन्म से ही तमिल सिखाएंगे तो तमिल सीखेगा। तो वो माँ की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको मातृभाषा बोला जाता है। बचपन में जो माँ भाषा यूज़ करती है वही बच्चा सीखता है। वो अवस्था होती है जन्म से लेके 6 वर्ष तक। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शेषावस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शेषावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हम उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाते जाएंगे वो उसी चीज़ को सीखते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था।
किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगती है एवं हमने देखा होगा कि उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता करने लगते हैं एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। तो अभी तक हमने ये तीन मेन अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित कौन करता है? विकास एक सतत, लगातार तथा न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास में बच्चे आगे सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस का वातावरण, बाहर का वातावरण, सीखने, परिपक्वता तथा अनुवांशिक कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सभी बातें बच्चे के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती जाती हैं। जो वह देखता है वही सीखता जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं विकास के आयाम। विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कौन से उसके आयाम हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि पर बहुत विकास पर प्रभाव पड़ता है। और हम देखेंगे मानसिक विकास। विकास के जो हमने एक आयाम पढ़ा शारीरिक विकास, शारीरिक भी विकास जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। मानसिक विकास से तात्पर्य है बालक की उन मानसिक योग्यताओं में क्षमताओं, वृद्धि और विकास होते हैं, ऐसे विकास होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। अभी हम यहाँ पर हमने पढ़ा एक वर्ड संज्ञानात्मक विकास, तो हम उसको भी डिटेल में देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तर पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं तथा अनुभव के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए,
शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो, इन सबके निर्धारण में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या होता है, जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 माह से 12 माह के बीच वह 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है। 1.5 वर्ष के अंदर उसे 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष की आयु तक उसे 2 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का समाधान कर सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है और इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास में क्या होता है, ये एक संवेगात्मक विकास भी बोलते हैं इसको। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुंचे। इस तरह संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बालक को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यहाँ हमने बहुत सारे विकास पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम एक और विकास एक और लास्ट शायद बचा हुआ है, मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ इसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अभी यहाँ पे हमने एक वर्ड को देखा, क्रियात्मक विकास। इसको भी हम देख लेते हैं कि क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि किस आयु विशेष या अवस्था में बालकों में किस प्रकार के कौशलों की योग्यता अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें विशेष तरीके की शिक्षा देनी होती है जिससे वो उन चीज़ों को सीख पाएं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। हमने वृद्धि भी पढ़ा और विकास भी पढ़ा, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों ही एक दूसरे से परस्पर भिन्न है। जैसे कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक
परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी यूज होता है। और हम वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक की परिपक्व होने के साथ ही यह क्रिया रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। यह बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास कभी भी नहीं रुकता। जबकि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, जबकि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम जो है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना अथवा अपने आप को बदल लेना। अनुभव द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार विशेष स्थितियों के लिए विशेष प्रकार की परिस्थिति का चुनाव कर लेता है। अधिगम एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन है। इसे एक प्रकार की मानसिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ई ए पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। और गेट्स ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बाल विकास का अधिगम से संबंध। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता भी विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने के क्या आधार है। ये सब हमें पता चलता है बाल विकास का अधिगम से संबंध में, मतलब अधिगम में हमें पता चलता है ये सारी चीजें। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे हम उस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। तो हमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं यहाँ पे, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ए, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। बी, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। सी, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। डी, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो आप इसमें से क्या करेंगे? मैं तो थर्ड ऑप्शन को ही प्रेफरेंस दूंगी। क्या बालक को हम क्या कहेंगे? समझाएंगे। हम इसमें क्या लेंगे? सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही हम भी बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पूर्व प्राथमिक, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हम किस आयु में हमें मिलती है? स्कूल में किस एज में डाल दिया जाता है? 2 से 6 साल, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 25 हमें डाला जाता है 2 से 6 वर्ष में, यानी कि इसका आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? इंद्रियां होती हैं 6, उसमें से कौन सी इंद्रिय है? तो यहाँ पे जीभ हमारी में आता है, आंख भी आता है, नाक भी आता है, लेकिन गला हमारा इंद्रिय में नहीं आता है। 5 इंद्रियां हमने पढ़ी है ना सारी, तो उसमें गला कभी भी नहीं आता है। फिर हम देखेंगे विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो हमने विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? आकार में परिवर्तन, क्योंकि कार्य क्षमता में वृद्धि तो होती है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता। ये किस में होता है? वृद्धि में, विकास में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डी। हम प्रत्येक माह उनकी लंबाई तो नहीं माप सकते, उनका वजन नहीं तोल सकते, हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, इन सब पर हम ध्यान दे सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं कि लास्ट मंथ उनमें क्या फर्क था और अभी क्या अंतर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। हम क्या करेंगे? सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा है बच्चों में क्या चीज होती है, अगर किसी बच्चे को हम पुरस्कार दे रहे हैं तो उसमें ये चीज होती है कि अगर किस चीज के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है, तो अगली बार हम भी वही काम करेंगे जिससे हमें भी पुरस्कार मिले। तो अब हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशवाकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर क्या है? विकास सबसे जटिल कहाँ पे होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही बहुत सी जटिलताएं बच्चों को देखने को मिलती है। बी, किशोरावस्था। इससे हम सभी लोग भली भांति अवगत है। तो अब हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। यह भी कौन सी होती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही ऐसी भावनाएं आती हैं, ऐसी सोच आती है कि मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी चीजें किसमें आती हैं? किशोरावस्था में। वो कौन सी एज होती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में ही लड़कों में भी बहुत परिवर्तन होते हैं और लड़कियों में भी। फिर इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास। हमने अभी पढ़ा था कि चीजों को समझना, परिस्थिति को समझना, वो किसमें, चीजों के लिए निर्णय लेना, ये सब किसमें आता है? संज्ञानात्मक विकास में। अब हम 10th नंबर देखते हैं। 10th में दिया है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये किस पर है? निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या है? ये मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किस में आएगा? निरंतरता का सिद्धांत में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? डी, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर उसका विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना या विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। क्या होता है? डेटिंग करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता होती है, विशेषता नहीं है। उसकी विशेषता क्या है? कार्यों को शीघ्रता से करना, ये उसकी विशेषता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है, अलग अलग इस परिस्थितियों में वो अलग अलग व्यवहार को प्रदर्शन करता है। सफलता को अनुभव करने की चाह रखना, वो सफलता को भी क्या करता है? अनुभव। हर बार वो सोचता है मैं सफल हूँ, तो उसका भी अनुभव करने की वो चाह रखता है। लेकिन डेटिंग करना उसका विशेषता नहीं है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे और भी नेक्स्ट मैं इसमें वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें कमेंट भी करें और इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको नई वीडियोस की ज़रूरत है, तो मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।